असली तो ये है कि आपको 95% को गुलाम बना के रखना है। अब गुलाम बना के रखने का एक पीरियड में एक तरीका, दूसरे पीरियड में थोड़ा बदला हुआ एक दूसरा तरीका। अब मैं बताता हूं। पहला पीरियड है राजा महाराजाओं का, ठीक है। तो यहां भी राजा महाराजा होते हैं, वहां भी होते हैं। तो वहां का जो राजा है वो कंट्रोल करता है पूरी प्रजा को। थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव आता है। तो बदलाव आता है तो क्या होता है, 8-10 राजा मिलकर एक कोई ग्रुप बना लेते हैं या कोई कार्टेल बना लेते हैं या राज्य बना लेते हैं, वो मिलके कंट्रोल करते हैं। हो गया, हाँ, एम्पायर जैसा खड़ा कर लिया। मैं बड़ा हो गया, बाकी मुझसे छोटे छोटे 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, सबने मिलके बना लिया। तो सबके गुलाम लोग वो बड़े राजा के गुलाम हो गए। तो जो चक्रवर्ती है यूरोप में, वो चक्रवर्ती ऐसा है कि एक राजा, उसके अधीन 100 राजा, 100 राजा की पूरी प्रजा। अब जब अरिस्टोटल ये कह रहा है, और फिर मैं वो बात याद कह रहा हूं, द होल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ फुट नोट ऑफ अरिस्टोटल। माने अरिस्टोटल ने जो कहा है वही यूरोपियन सिविलाइजेशन का मर्म है पूरा। तो अरिस्टोटल जब ये कह रहा है कि 5% से ज्यादा को स्वतंत्र रहने की जरूरत नहीं है, 95% को गुलाम ही रहना चाहिए, तो अब उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बनानी है। तो उन्होंने, देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये 14वीं शताब्दी का है। मैग्ना कार्टा की कल बात चल रही थी ना, उसमें से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो मैग्ना कार्टा का चार्टर क्या है, कुछ लोग आपस में मिलकर संधि कर रहे हैं, उसमें राजा ही ज्यादा है, वो मिलकर तय करते हैं और वो तय करके एक वो बना लेते हैं, स्थान बना लेते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम अलग अलग जगह अपने महल में बैठे, आके सब साथ में यहां बैठे। तो उसको पार्लियामेंट कहा है उन्होंने। जहां पर ये राजा और राजा के साथ के जो रूलिंग क्लास के लोग आके बैठे, मिलजुल कर कुछ फैसला करें, तो वो पार्लियामेंट हो गया। अब वो पार्लियामेंट के नीचे जो कुछ चल रहा है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गया। तो अब इसमें तंत्र कैसा बनेगा, तंत्र ऐसा बनेगा कि राजा मुख्य है, राजा के नीचे उसका साथ रूलिंग क्लास है। तो रूलिंग क्लास का एक ही काम है, नीचे से सब लाना, राजा को देना। फिर राजा की इच्छा है उसमें से क्या खर्च करना, क्या नहीं करना। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम आया उनके यहां से, वो इसमें से आया कि सारा टैक्स इकट्ठा करो, राजा के पास लाओ। टैक्स इकट्ठा करने के लिए पूरा क्लास है, वो क्लास इकट्ठा करके लाएगा, टैक्स राजा को देगा, राजा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का, 25% राजा ने अपने पर्सनल पॉकेट में रख लिया, 25% राजा ने चर्च को दे दिया, और जो बचा हुआ 50% है वो रूलिंग क्लास में डिवाइड हो गया। अब नीचे क्या गया, कुछ भी नहीं, नीचे देना ही नहीं है, नीचे कुछ देना नहीं है। अब नीचे देना है तो कितना देना है, तो अरिस्टोटल उसके लिए भी कह रहा है। अरिस्टोटल कह रहा है कि ये जो गुलाम लोग हैं, इनको अगर पगार किसी काम के लिए दी जानी चाहिए तो उतनी ही दी जानी चाहिए कि वो सिर्फ जिंदा रह सके। ज्यादा पैसा उनको खराब करेगा। तो मजदूरी उतनी ही मिलनी चाहिए किसी गुलाम को कि वो जिंदा रहे। रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास टैक्स इकट्ठा करके ला रहा है, राजा को दे रहा है, राजा 25% अपनी जेब में रख रहा है, 25% को वो बांट रहा है, चर्च को दे रहा है 25%, 50%, और जो 50% है वो रूलिंग क्लास में बट रहा है। तो टैक्स का ये डिवीजन हो रहा है। तो नीचे क्या पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा, नीचे से सिर्फ आएगा, नीचे जाएगा कुछ भी नहीं। ये सिस्टम को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। यही भारत में चल रहा है, नीचे कुछ जाता नहीं है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर जाता है। अब वो राजा की जगह प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ रूलिंग क्लास है, एमपीज हैं, एमपीज के साथ उसके सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीज के साथ अंडर सेक्रेटरीज हैं, वगैरह वगैरह। और जब वो अरिस्टोटल कहता है कि सिर्फ 5% को ही स्वतंत्र रहने का अधिकार है, 95% को तो गुलामी रहना चाहिए, तो भारत में आज देख लो आप, 5% ही स्वतंत्र हैं, आजादी उन्हीं के लिए है, 95% को तो गुलामी ही गुलामी है, और गुलामों की गुलामी है। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिसको गांधी जी ने बड़े कड़े शब्दों में लताड़ा है अपनी पुस्तक में, वो तो इसी बात के लिए लताड़ा है कि पूरी तरह से ये, इसको प्रोस्टिट्यूट कहा है और बांझ भी कहा है। तो बांझ तो ये मतलब है कि इससे लोगों के लिए भला कुछ निकलेगा नहीं, और प्रोस्टिट्यूट इसलिए कि इसका कोई भी इस्तेमाल करता है। एक राजा आया उसने किया, दूसरा आया उसने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, पांचवें ने किया, वो इस्तेमाल होता ही रहता है।
अब उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम बड़े अहोभाव से अपने सिर पे उठाए लादे 56 साल से घूम रहे हैं कि देखो कितना अच्छा स्वतंत्रता मिल गई है, 15 अगस्त मनाओ, 26 जनवरी मनाओ, तिरंगा झंडा फहराओ, हम स्वतंत्र हैं। कहां स्वतंत्र हैं आप? और स्वतंत्रता क्या है वो उस दिन बेलजी भाई ने आपको समझाया, ये कानून, वो कानून, ये नियम, वो नियम, हर जगह से आपको बांध के रखो, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ राजा को है, माने प्राइम मिनिस्टर को उसके लिए कोई नियम नहीं है क्या? प्राइम मिनिस्टर की कार यहां चाहे तो यहां से जा सकती है, वहां चाहे तो वहां से जा सकती है, ये सड़क तोड़ी जा सकती है, वहां हेलीपैड बनाया जा सकता है, ये सब राजा के लिए हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रहा है। तो पहले लूट का हिस्सा एक ही राजा के पास है, उसमें जब हिस्सेदारी 8-10 राजाओं के साथ मिलकर बढ़ रही है तो वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई है, इसमें से निकला है। अच्छा, फिर ये जो मालिक हैं और उनके जो नौकर हैं, गुलाम हैं और उनके नौकर, तो नौकरों को सब काम मालिकों के लिए करना है, ये अरिस्टोटल कहता है। वो कहता है नौकर को अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना मालिक के लिए करना, उत्पादन करना तो मालिक के लिए करना, सर्विस देनी है तो मालिक के लिए देनी है, कुछ भी करना है मालिक के लिए करना है, और मालिक को करने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए कुछ करना है तो करना है। तो अब ये जो नौकर और मालिक है, इसका देखिए कैसा है। अब ये जो नौकर हैं, अभी यूरोप में आप जाएंगे तो आपको कई जगह पब्लिक बाथ्स मिलेंगे। पब्लिक बाथ माने सार्वजनिक स्नान घर, और लाइन के लाइन है, आप यूरोप में कहीं भी जाइए मिलेंगे। ये क्यों है? ये एक्चुअली सब नौकरों के लिए बनाए हुए हैं, गुलामों के लिए, क्योंकि उनके घर में बाथ्स नहीं होते, तो पब्लिक बाथ्स बनाए उन्होंने। और हमारे हिंदुस्तानी जब यूरोप घूमने जाते हैं, वो पब्लिक बाथ में नहा के आते हैं तो उसका 1 घंटे वर्णन करते हैं। हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है अक्षय कुमार जैन, वो थोड़े दिन पहले यूरोप की यात्रा पे गए तो बता रहे थे, तो भाई मैं तो फ्रांस में, पेरिस में पब्लिक बाथ में नहा के आया, बड़ा काम हो गया। असलियत तो ये है कि ये पब्लिक बात जो है राजा के गुलामों के लिए, क्योंकि गुलाम कहाँ रहते हैं मैंने आपसे बताया, एक लाइन से लाइन जो दड़वे जैसे घर बने हुए हैं उनमें रहते हैं, ना वहां टॉयलेट है ना बाथरूम है, तो उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पब्लिक बाथरूम है, उन्हीं में जाके वो नहा सकते हैं, धो सकते हैं। और नहाना धोना उस पर राजा का ऑर्डर है, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। रोज नहीं नहा सकते, राजा ने ऑर्डर दिया तो नहा लीजिए, हाँ रोज नहीं नहा सकते। अच्छा, रोमन एम्पायर जब है तो रोमन एम्पायर के राजाओं का मैंने इकट्ठा किया है कि कौन राजा कितने दिन नहाने का ऑर्डर देता है। तो सामान्य रूप से साल में 3 या 4 दिन, मैक्सिमम 4 डेज, अधिकतम। नीरो जो है ना, नीरो जो बड़ा सम्राट माना जाता है, नीरो के राज्य में मैक्सिमम साल में 3 बार गुलाम नहा सकते हैं, चौथी बार नहीं नहा सकते। अब उनको साल में 3 ही बार नहाना है, तो अब राजा उसकी व्यवस्था क्या कर रहा है, वो बताता है कि देखो भाई नहाना वाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं, राजा के लिए जरूरी है तो नहाएगा, तुमको इतना जरूरी नहीं, तो तुम कुछ दूसरी व्यवस्थाएं करो। तो अब दूसरी व्यवस्था क्या, मान लो पसीना वसीना आ रहा है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि शरीर में से बदबू ना आए, तो परफ्यूम्स लगाओ, तो स्प्रे करो, तो ये करो। नहाने नहीं जा सकते, परफ्यूम चाहे तो 10 बार यूज कर सकते हैं आप, बाथरूम में नहाने नहीं जा सकते। ये है, रिस्ट्रिक्शन है राजा का। अभी इसके आगे क्या है कि राजा का सवेरे जब दरबार लगेगा तो सारे गुलाम लाइन से उसको पहले गुड मॉर्निंग करेंगे, लाइन से गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग में विश है कि आपकी सुबह अच्छी हो, हमारी हो या ना हो, आपकी जरूर अच्छी हो। तो अच्छी हो माने आपको सूरज का दर्शन हो जाए, आपका दिन अच्छा गुजरे, आपको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ये गुलाम लाइन लगा के राजा को पहले गुड मॉर्निंग करेंगे, फिर राजा उनके काम को बताएगा कि अब आपको आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, नरसों ये करना है, तो वो काम पे जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग का ये है, वो राजा के लिए है। बॉस को बोलती है कि नहीं? हाँ, तो वो बॉस राजा ही तो है हमारा, तो बॉस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वहां राजा को बोलते हैं। अभी इसी तरह का कि अगर राजा को किसी गुलाम के व्यवहार के बारे में कोई सूचना मिल गई कि इसने कुछ गलत किया, माने गुड मॉर्निंग नहीं किया, अच्छा बीमार है तो भी जाना पड़ेगा गुड मॉर्निंग करने, तो और अगर आपने नहीं किया तो निकलवा के फिकवा देगा,
कोड़े वोड़े से पिटवा देगा कि इसने गुड मॉर्निंग नहीं किया। फिर क्या है कि ये जो गुलाम है, जैसे इनको नहाने का अधिकार साल में 2-3 दिन है, वैसे ही मनोरंजन करने का अधिकार भी 2-3 दिन है साल में, या कभी कभी 4 दिन। कभी राजा बहुत लिबरल है तो साल में 10 दिन मनोरंजन करवा दिया। लिबरल है, बहुत है, उदार है, बड़ा दयालु है, कृपालु है, क्योंकि साल में 10 दिन मनोरंजन के लिए देता है। तो मनोरंजन में क्या है, एक तरफ राजा का मचान बना है, वहां राजा बैठा, उसका परिवार माने रूलिंग क्लास, नीचे सब गुलाम बैठे हैं, सामने कुछ हो रहा है, कुछ नाटक हो रहा है, कुछ नौटंकी हो रहा है, तलवारबाजी का खेल हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि राजा हंसेगा तो गुलाम हंसेगा। हाँ, सुनिए आप इस पे, राजा हंसेगा तो गुलाम हंसेगा। राजा को हंसी नहीं आती, आप नहीं हंस सकते। अगर आपने किया तो एटिकेट के विरुद्ध है ये। आप सभ्य नहीं है, आप सिविलाइज्ड नहीं है। अब ऐसा हो जाता था कई बार कि राजा को हंसी नहीं आई लेकिन गुलामों को आ गई, तो खड़ा करेगा और अगले दिन कोड़ों की सजा, 10 कोड़े इसको मारो, 20 इसको मारो, 50 इसको मारो, 100 इसको, सजा है। तो ये है, और इसी को वो गुलामी कहते हैं, और ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं। अच्छा, और समाज में राजा जब जा रहा है, पालकी निकल रही है, तो गुलामों का पहला कर्तव्य है कि लाइन लगा के उसको सलाम करें। तो रॉबर्ट क्लाइव की वो जो कहानी मैं सुनाता हूं ना आपकी कैसेट में, वो यही कहानी है। रॉबर्ट क्लाइव कह ये रहा है कि मेरे राज्य में अगर ऐसा कोई करे तो समझ में आता है ये हिंदुस्तानी भी मुझे सलामी देने के लिए सड़क के किनारे खड़े। इसका माने ये तो गुलाम होने की तैयारी में है, मन में आ गया है इनके। तो राजा की सवारी निकल रही है, तो सवारी निकल रही है तो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, वो ये सब कर रहे हैं।